सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम हमारे चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से वर्क करती है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको हम कैसे इलेक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने की जरूरत है, वोटर्स कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की क्या क्या लिमिट्स होनी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के डेमोक्रेसी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बोल रहा हूँ इसका मीन्स सिंपली ये होता है, इट इज द सेट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, इट इज सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स का एक सेट है जिसमें रूल्स एंड regulations given rules and regulation which follow by citizens and government। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक जो डेफिनेशन है सिंपली कि वो ये है कि एक सेट है बेसिक प्रिंसिपल्स का। किसी भी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पर किस तरीके से रूल होगा, गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करेगी, और जो उसके बाद में सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट की क्या क्या लिमिट्स होगी, वहां पर किस तरीके से लॉ वर्क करेगा, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्क करता है। तो इसी चैप्टर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे बेसिक जो फर्स्ट वाला टॉपिक होगा वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया एनसीईआरटी में, क्योंकि सबसे पहले साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर वो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक कोट यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो कि नेल्सन मंडेला का है। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो गाइस जैसा कि इस नेल्सन मंडेला के कोट में आपने देखा कि कहीं ना कहीं वो व्हाइट डोमिनेशन की या फिर ब्लैक डोमिनेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि जो हमारे नेल्सन मंडेला, आप सभी जानते हैं यहाँ पे मंडेला जी, ठीक है, नेल्सन मंडेला एक मतलब अच्छे लीडर थे वहां पर। तो अब साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि वहां पर जो यूरोपियंस थे, हमारे जो यूरोपियंस थे वो कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं लोकेशन बताऊं, जैसे ये यहाँ पर यूरोप हो जाएगा और यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये यहाँ पर इधर एशिया हो जाएगा, और ये हमारा इंडिया की बात कर लेते हैं, ये हमारा इंडिया। तो क्या होता था, यूरोपियंस जो होते थे वो बेसिक बात है यहाँ पर ट्रेड रूट वो ट्रेड करते थे इंडिया से यहाँ पर, ठीक है, इंडिया जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो साउथ अफ्रीका बीच में आता था यहाँ पर, ठीक है। तो वो साउथ अफ्रीका बीच में आता था तो कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या होते थे, जो व्हाइट पीपल्स होते थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अफ्रीका में ही सेटल हो गए, ठीक है। जब वो इंडिया से यहाँ पर ट्रेड करते थे तो इस रूट के थ्रू यहाँ पर इंडिया जाते थे, तब वो साउथ अफ्रीका बीच में आता था। तो कहीं ना कहीं जो व्हाइट पीपल्स थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेट हो गए। अब यहाँ पर सेट हो गए तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जाकर ये लोकल, पहले तो लोकल ट्रेडर्स बने, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मोनोपोली स्टार्ट कर दी। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये सुपीरियर बन गए। तो यहाँ पर ये व्हाइट डोमिनेशन इन्होंने स्टार्ट करा, व्हाइट डोमिनेशन इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करा। अब साउथ अफ्रीका में क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक पीपल्स ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। तो वहां पर जो यूरोपियंस आए, यूरोपियंस ने बोला कि हम व्हाइट लोग हैं और आप ब्लैक हैं और हम यहाँ पर सुपीरियर हैं, हम ही यहाँ के राजा हैं, तो आप जो हम करेंगे वही आपको फॉलो करना होगा और हम जो कहेंगे वही आपको फॉलो करना होगा, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब नेल्सन मंडेला जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था यहाँ पर, ये यहाँ पर इनके अगेंस्ट में इन्होंने काफी सारे प्रोटेस्ट करे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर 1964 में, आपने सुना होगा 1964 में इन्हें जेल भेज दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ही स्पेंट 28 इयर्स इन द जेल, ठीक है। तो इन्होंने 28 साल यहाँ पर जेल में ही अपने स्पेंड कर दिए, ठीक है। तो क्यों कर दिए? क्योंकि यहाँ पर ये वाइट डोमिनेशन को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? ये सिंपली बोले तो रेसिज्म, ठीक है। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रेसिज्म। मतलब कि यूरोपियंस क्या होता है, बोलते थे कि वी आर वाइट एंड यू आर ब्लैक एंड सो इफ यू आर वाइट देन वी आर सुपीरियर। तो ये अपार्थाइड का मीन्स होता है सिंपली वहां पर रेसिज्म और अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स थे वो उन्होंने काफी सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट करे इनके अगेंस्ट, लेकिन इनको यहाँ पर और भी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला। इनके लिए यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस और उसके बाद में हॉस्पिटल्स और उसके बाद में काफी सारी चीजें जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब के लिए जो वहां के साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल्स थे उनके लिए इन्होंने व्हाइट पीपल्स ने सबके लिए अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट तरीके के खोल दिए। यहाँ पर इनके लिए डिफरेंट की हॉस्पिटल्स बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, स्कूल्स बना दिए। बोल दिया गया कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट यहाँ पर स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे यहाँ पर जो व्हाइट पीपल्स के जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स कॉलेजेस होंगे उसमें आपकी एंट्री बैन होगी। इवन यहाँ पर इन्होंने इनको चर्च के लिए भी बोल दिया, यहाँ पर इनके लिए सेपरेट चर्च भी बना दिया कि आप लोग यहाँ पर अलग चर्च में जाएंगे, आप लोग हमारे चर्च में नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं देखिए गाइस कि यहाँ पर कितने सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले। अपार्थाइड की यहाँ पर काफी सारी जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर व्हाइट जो डोमिनेशन यूरोपियंस के थ्रू हो रहा था वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी रीजन को लेकर साउथ अफ्रीका में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए और इसके अगेंस्ट यहाँ पर लोगों ने काफी सारी प्रॉब्लम्स देखी। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा यहाँ पर टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे? जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था यहाँ पर नेल्सन मंडेला, उन्होंने 28 इयर्स यहाँ पर जेल में स्पेंड किए। उसके बाद में वो 1994 में यहाँ पर जेल से आउट हुए, ठीक है। अब जेल से बाहर आ गए। अब सोच के देखिए कि 28 इयर्स तक उन्होंने वहां पर जेल में स्पेंड किए क्योंकि वहां पर वो व्हाइट डोमिनेशन को नहीं देखना चाहते थे, उनके खिलाफ वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, इसलिए वहां पर उनको जेल हो गई। अब वो वैसी बात है कि वापस बाहर आएंगे तो फिर वापस से वहां पर अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। तो इस बार क्या हुआ, उनका जो प्रोटेस्ट था वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब इनका जो प्रोटेस्ट था वो सक्सेसफुल हो गया। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो नेल्सन मंडेला थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, हमारे साउथ अफ्रीका के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे, ठीक है। तो अब जैसे हमने बात की यहाँ पर कि जो हमारे नेल्सन मंडेला थे वो बाहर आए जेल से और उनके बाद उन्होंने वापस प्रोटेस्ट किया एंटी रेसिज्म के खिलाफ। जो एट्रोसिटीज वहां पर व्हाइट पीपल्स ने वहां पर की थी उनके अगेंस्ट वो वापस से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया उन्होंने, और वो कहीं ना कहीं वो उनको वहां पर सक्सेसफुल हो गए। और सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने वहां पर साउथ अफ्रीका के नया फ्लैग यहाँ पर इन्वेंट किया, न्यू फ्लैग यहाँ पर इन्वेंट किया और कहीं ना कहीं हमारे साउथ अफ्रीकन पीपल्स को बताया, अवेयर किया कि अब हम यहाँ पर जो व्हाइट पीपल्स हैं उनके वहां पर इंफीरियर नहीं रहेंगे, हम उनके एक्सप्लॉइटेशन को अब यहाँ पर नहीं सहने वाले। तो कहीं ना कहीं अब हमें इनको यहाँ पर थ्रो आउट करना होगा, हमें यहाँ इनको भगाना होगा। अब हम यहाँ पर एक अच्छा कंट्री चाहते हैं जहां पर सारे के सारे लोग इक्वली ट्रीट किए जाए,
यहाँ पर नो रेसिज्म, जहाँ पर रेसिज्म ना मिले और कहीं ना कहीं सारे लोग इक्वली यहाँ पर ट्रीट किए जाए, व्हाइट पीपल्स भी और यहाँ पर ब्लैक पीपल्स भी। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने लोगों को, वहां के लोगों को अवेयर किया, धीरे धीरे वहां पर अवेयरनेस फैलती गई और कहीं ना कहीं वहां पर व्हाइट लोगों को क्या बोला गया था, थ्रू आउट किया कि हाँ कि ठीक है, कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं कन्विंस हुए कि अब चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनाते हैं कि या फिर ऐसा काम करते हैं कि दोनों ही रूल कर सकें। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो व्हाइट पीपल्स थे इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है भाई, आप लोगों को हम आपका आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, अब हम आपके ऊपर सुपीरियर नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बदले में हम आपके ऊपर रूल करेंगे। रूल मतलब सिंपली रूल मतलब कि हम आपको कुछ परेशानी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको सिंपली रूल करेंगे, हम भी सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे, हम भी सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रखेंगे। अब हम जो पब्लिक प्लेसेस जो हमने बैन किए थे, हम उनको भी सबके लिए ओपन करेंगे, लेकिन रूल हम ही करेंगे। ठीक है, रूल व्हाइट माइनॉरिटी ही करेगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ अपोजिट ब्लैक मेजॉरिटी क्या कहती है, जो वहां के नेटिव्स थे, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी के लोग थे, वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर रूल तो करोगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप रूल करोगे। अब रूल करोगे तो कहीं ना कहीं इन रूल की लिमिट्स होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप रूल करने वाले हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने अब आपकी लिमिट्स हो सकता है कि आप आगे चलकर मान के चलो आप कह दो कि हाँ ब्लैक पीपल्स को हम कोई गवर्नमेंट में जॉब नहीं देंगे। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जो उनके जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, और हो सकता है आप हम वहां की जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर मीडिया है या फिर किसी को भी वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, कभी भी वहां पर उनको आप जेल में बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज को देखते हुए आपकी कहीं ना कहीं लिमिट्स होनी चाहिए कि आपकी जो पावर्स होंगी वो कहीं ना कहीं एक लिमिट्स होगी और लिमिटेशन में रहेगी, और जो लिमिटेशन में रहेगी वो कहीं ना कहीं हम लिख के रखेंगे। ठीक है, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखने की बात यहां पर की गई है, तो अब इन्होंने बोला कि ठीक है चलो लिख लीजिए। अब वहां पर जो लिखा तो वो ही था कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बात की थी पहले, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक प्रिंसिपल्स है या फिर एक सेट ऑफ बेसिक्स रूल्स का प्रिंसिपल्स है, मतलब इसमें रूल्स लिखे गए हैं कि गवर्नमेंट कैसे वहां पर वर्क करेगी, गवर्नमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस होगी, और वहां पर जो पीपल्स के जो सिटीजन्स के राइट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस यहां पर साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर कि हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब जैसे हमें देखने को मिला यहां पर कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है भाई, जैसे साउथ अफ्रीका में यहाँ पर ये काफी अच्छा एग्जांपल देखने को मिला कि वहां पर जो व्हाइट पीपल्स थे वो वहां पर सुपीरियर बने हुए थे और वहां कोई उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं जब वहां पर व्हाइट को थ्रू आउट किया गया और जो व्हाइट पीपल्स थे उनके लिए वहां कहीं ना कहीं लिमिट सेट की गई। ठीक है, कि आप इस लिमिट के आगे नहीं जा सकते, आपकी जो पावर्स हैं उसकी लिमिट यहीं तक ही रहेगी। आप हमारे जो लोग हैं, मान के चलो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बोल दिया कि हम जो ब्लैक मेजोरिटी है उनके अगेंस्ट हम कोई भी केस फाइल नहीं करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिख दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये व्हाइट डोमिनेशन जो वहां की गवर्नमेंट होगी या फिर चाहे ब्लैक मेजोरिटी पीपल्स की वहां पर गवर्नमेंट बनती है तो उनको वो रूल फॉलो ही करना होगा। ठीक है, तो यही बात कर रहा हूं मैं बार बार कि वो मतलब वो रूल्स का एक सेटअप बना दिया गया है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। तो यही हमने एग्जाम्पल देखने को मिला कि जो हमारे साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में आया और उस एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर बना, जैसे वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूशन में
सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, सभी के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड की गई। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन की उसमें बात नहीं की गई, और उसमें ओनली वेलफेयर लोगों की, मतलब लोगों के वेलफेयर की ही बात वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्चुअली में जरूरत है वो है क्यों। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट में कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है ऑल ओवर कंट्री में। मतलब कि आप सभी को पता है, जैसे साउथ अफ्रीका के ही लोगों की बात कर लेते हैं, या फिर चलो हम इंडिया के लोगों की बात कर लेते हैं कि हमारे फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। सो डिफरेंट टाइप के पीपल्स हैं, ट्राइबल्स पीपल्स हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर, ट्रेडिशनल्स, एवरीथिंग इज इन इंडिया। तो उनके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप से जो कोऑर्डिनेशन होगा, है ना, तो डिफरेंट टाइप के जो रूल्स होंगे उन सभी को कहीं ना कहीं वो अच्छे एक ट्रस्ट बिल्डअप करने का वर्क करता है, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकेंडली बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि जो हमारी जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो हमारी जो गवर्नमेंट होगी, फर्स्ट पॉइंट जैसे ट्रस्ट बिल्डअप की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, सेकंड यहां पर गवर्नमेंट क्रिएट, जो गवर्नमेंट है हमारी वो किस तरीके से क्रिएट होगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि चाइना के केस में, या फिर फिजी के केस में, या फिर सऊदी अरेबिया के केस में, वहां पर हमने क्या पढ़ा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो पार्टी रूल कर रही है वो ही करते आ रही है, या फिर इलेक्शंस में वहां पर वो मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं किसी भी चीज का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो पार्टी जो बनेगी पार्टी, वो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही बनेगी। जो कैपेबल होगा, जो एबल होगा रूल करने के लिए, वो ही रूल कर पाएगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पर बात कर लेते हैं। थर्ड में बोला गया है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होनी चाहिए, लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो पार्टी जो गवर्नमेंट पार्टी में आएगी तो उसकी कहीं ना कहीं कोई लिमिट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी जो आएगी गवर्नमेंट और वो कोई अपनी मनमानी करेगी, या फिर प्रिविलेजेस दिखाएगी, या फिर कुछ भी और होगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर ये बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ सिटीजन की रेस्पेक्ट हो सकती है। मतलब कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होगी वो कहीं ना कहीं जो हमारे पीपल्स के जो राइट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं वो रेस्पेक्ट देगी। ऐसा नहीं है कि उनके जो राइट्स थे उनका वो वोलेशन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। एट्रोसिटीज उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती। थर्ड यहाँ पर एक और बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं एक गुड सोसाइटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट है तो ओनली ऑब्वियस सी बात है वहां के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे वो कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात करेंगे, वहां पर लोगों के लिए अच्छी चीजों की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। जैसे फर्स्ट फीचर की हमने बात की, यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कोऑर्डिनेशन होता है हमारे कंट्री में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सेकंड यहाँ पर गवर्नमेंट क्रिएट होती है। उसके बाद थर्ड यहाँ पर लिमिटेशंस होनी चाहिए कुछ गवर्नमेंट की। फोर्थ यहाँ पर राइट्स होने चाहिए, राइट्स ऑफ सिटीजंस की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। फिफ्थ यहाँ पर गुड सोसाइटी ऑफ इमीडिएट, गुड सोसाइटी होनी चाहिए यहाँ पर जो क्रिएट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि जहां पर जरूरी नहीं है कि जो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है वहां डेमोक्रेसी। जैसे हमने सऊदी अरेबिया की बात की, सऊदी अरेबिया में कॉन्स्टिट्यूशन है बट वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। बट इफ यू विल टॉक अपोजिट अदर कंट्रीज, तो हम जैसे इंडिया की बात करें, इन इंडिया वी हैव डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी है, सो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल। Okay, and also in many countries like that, South Africa also we had talk
अबाउट इट कि वहां पर डेमोक्रेसी है एंड वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है। यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसी के साथ साथ वर्ल्डली यहाँ पर काफी सारे कंट्रीज में एक मैसेज जाता है यहाँ पर कि इक्वलिटी होनी चाहिए और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सभी को वेलफेयर, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए ही वर्क करना चाहिए, तो सोशली सोसाइटी के लिए अच्छा वर्क करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये साउथ अफ्रीका से मैसेज जाता है सारे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यही मैसेज हमारे इंडिया की तरफ भी आता है और इंडिया में अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में किस तरीके से यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रिएट हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान जब उस टाइम पे डिवाइड हुआ तो कहीं ना कहीं 10 लाख पीपल्स यहाँ पर मारे गए, यहाँ पर 10 लाख पीपल्स मारे गए या फिर मर गए वहां पर उस टाइम पे, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे काफी सारे यहाँ पर एट्रोसिटीज देखने को मिली। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो कहीं ना कहीं इंडियंस का भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता था। जैसे साउथ अफ्रीका में देखने को मिला ऐसे ही यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर इंडियंस के लोगों ने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं हमें भी, जैसे साउथ अफ्रीका में वहां के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इंडिया के लोग भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं और खुद के लिए इक्वलिटी दे सकते हैं, सेकुलर होगा और उसके साथ साथ में सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बनाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा अच्छी सोसाइटी को, अच्छी इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे किस तरीके से बनता है। नेक्स्ट हमारा जो एनसीईआरटी का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो काफी सारे प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो ऑब्वियस सी बात है, तो कहीं ना कहीं काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती थी, एक्सप्लॉयटेशन होता था यहाँ पर और इंडियंस को यहाँ पर इन्फीरियर माना जाता था और ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सुपीरियर माना जाता था। जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वही यहाँ पर वर्क होता था। उसके साथ साथ में इंडियंस थे वो वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नाम यहाँ पर देखने को मिलता है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में डॉक्यूमेंट बनाया, इसमें उन्होंने राइट्स की बात की, इक्वलिटी की बात की, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात की, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? ये कुछ नहीं है गाइस, एडल्ट मींस यहाँ पर एडल्ट का माना रहा है मतलब कि यहाँ पर 18 ईयर से जो अबव होगा वो कहीं ना कहीं राइट टू वोट के लिए, जो उसका कोई भी अगर पर्सन अगर 18 ईयर से अबव होगा तो वो वो वोट दे सकता है, उसको वोट देने का राइट होगा। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर किया कि यहाँ पर उसमें राइट्स होंगे, इक्वलिटी होगी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी यहाँ पर होंगे। उसके बाद में अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर रिटर्न किया। उसके बाद में जो ये डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया तो 1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में, यहाँ पर इसको वैलिडेशन मिल गया, मतलब वैलिडेशन मिल गया। बोला कि अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रहती हमारे लोगों का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो हमारे कंट्री जो इंडिपेंडेंट होने वाली है, जो हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट होगी तो कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इस तरीके से ही होना चाहिए। तो ये वैलिडेशन 1931 में यहाँ पर कांग्रेस सेशन था जो कराची सेशन में हुआ था, इसमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? ये एक्चुअली में ये हमारे इंडियंस की ही एक असेंबली होती है। इस असेंबली का वर्क क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें इनका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इनको, क्योंकि इंडियंस का प्रोटेस्ट चल रहा था काफी बड़ा, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाइक ऑल मेनी लीडर्स आर डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, देन द ब्रिटिशर्स आर्ग्यू permitted to create constituent assembly for creating the constitutions of country, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने यहाँ पर परमिशन दी कि आप लोग एक असेंबली बनाइए, एक पैनल टाइप में बनाइए
ठीक है। और इस पैनल में आप अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में यहाँ पर ड्राफ्टिंग कीजिए, आप सर्चिंग कीजिए, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, या फिर मतलब इस पूरा स्ट्रक्चर आप बनाइए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर्स यहाँ पर बोले जाते हैं कि ये 299 मेंबर्स यहाँ पर थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जुलाई 1946 में यहाँ पर क्रिएट होती है 299 मेंबर्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद में ये इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। अब सभी को पता है 1947 में तो यहाँ पर बाद में पाकिस्तान अलग हो ही गया था, लेकिन जो हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है ये दिसंबर 1946 में होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्क क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये क्रिएट करने पे आ रहे थे, उसके साथ साथ में अभी क्रिएट कर रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पर काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स की यहाँ पर बात की है, इनके यहाँ पर जो राइट्स थे। तो इन्होंने इंडिया वाले ने यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स यहाँ पर अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद में ब्रिटेन से यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद में फ्रेंच से इक्वलिटी ली है, फ्रेटर्निटी, ठीक है, सोशलिज्म। ये सारे के सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं इन्होंने डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जितने भी डिफरेंट कंट्रीज थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो फ्रेंच हो। तो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद का ही एक रिफ्रेशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन खुद का ही क्रिएट किया, ठीक है। और इंडिया वालों ने क्यों नहीं किया, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने डिफरेंट कंट्रीज का देखकर कॉपी पेस्ट कर हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया है, ऐसा बोला जाता है। उसके साथ साथ में आपको पता होगा कि 1935 में आपको पता है एक एक्ट आया था, यहाँ पर एक एक्ट आता है यहाँ पर ब्रिटिश का, ठीक है। इसमें भी कुछ यहाँ पर इन्होंने काफी सारे लॉज यहाँ पर बनाए थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जो 1/4 पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहीं ना कहीं 1935 एक्ट जो ब्रिटिशर्स वाला था उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वहां से हमने इनको कॉपी किया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और चीज कि हमने डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस को यहाँ पर हमने रीड किया है, कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने देखा है। वहाँ की जो बेस्ट चीजें हैं, चाहे रूल्स हैं चाहे रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ के कुछ भी अगर हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो हमने वहाँ की उन चीजों को यहाँ पर लिया है। जैसे हमने पता है यहाँ पर अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स अच्छा है, ब्रिटेन का यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है, फ्रेंच का यहाँ पर सोशलिज्म अच्छा है, या फिर इक्वलिटी अच्छी है, फ्रेटर्निटी है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें जो भी कंसेप्ट हमें यहाँ पर अच्छा लगा वो हमने यहाँ पर इंडिया में भी लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहे थे, यहाँ पर 299 मेंबर्स के साथ में वो काम कर रही थी। उसके साथ में इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी का वर्क क्या होता है कि जितने भी मतलब डिफरेंट कंट्री से ये कुछ भी चीज देखेंगे हैं, ये रिसर्च वाला काम इनका होता था कि डिफरेंट कंट्रीज के जो भी लॉ होंगे या फिर रूल्स होंगे या फिर कुछ भी होगा तो इनको इस में सीक्वेंस में लेकर आना होगा। मतलब किस तरीके से ये रखना होगा कि मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कि वो किस आईपीसी में कौन सा लॉ होगा या फिर किस आर्टिकल में कौन सा किस चीज के बारे में गिवन होगा। जैसा आपको पता है यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जैसे स्टार्टिंग में जैसे 1 से लेकर 4 यहाँ पर अपने इंडियन के बारे में, इंडिया और स्टेट्स के बारे में गिवन है। उसके बाद में यहाँ पर 5 से लेकर 11 के बारे में सिटीजनशिप के बारे में गिवन है। उसके बाद में 12 से लेकर 36 तक यहाँ पर गिवन है उनके बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो ड्राफ्टिंग कमेटी का वर्क होता था, तो डिफरेंट कंट्रीज से कुछ भी चीजें हमने ली तो उसको सीक्वेंस में किस तरीके से रखना है, कौन सा रूल कहाँ पर आएगा, कौन सा लॉ कहाँ पर आएगा, कौन सा आर्टिकल कहाँ आएगा, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का वर्क होता था। इसका जो हेड आपको पता ही होगा शायद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे इसके जो हेड थे। तो
ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे जो B.R. अम्बेडकर थे वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी सारे मतलब कंट्रीज पर रिसर्च की थी और उसके हर कॉन्स्टिट्यूशन को रिसर्च किया और उन्होंने जो बेस्ट बेस्ट चीजें लगी वो सारी की सारी उन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर इम्प्लीमेंट की। असेंबली है जो हमारी, तो इसमें काफी सारी दिक्कतें भी यहाँ पर लोगों के मतलब लोगों के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है। ऐसा बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की चलो एडवांटेज तो रहेगी कि क्योंकि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर क्रिएट किया है। जो ड्राफ्टिंग जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर हैं उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है। उसके साथ साथ में डिसएडवांटेज ये बोला गया है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कि ऐसा बोला गया है कि इसमें यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। मतलब कि मतलब जो पहले से ही जो प्रोविंशियल या फिर जो अपने उनके वहाँ के जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फिर चाहे वो वहाँ के किंग हो, तो उनको ही वहाँ पर कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया गया था, उनको ही कहीं ना कहीं वहाँ पर नॉमिनेट किया गया था उस असेंबली का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो नो इलेक्शन, विदाउट इलेक्शन यहाँ पर इनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एलीट पर्सन को यहाँ पर देखने को मिलता है, एलीट पर्सन यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर इन लोगों ने मतलब ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है, ये एक नॉमिनेटेड बॉडी है। यहाँ पर जो मर्जी आए, मतलब जो वहाँ के किंग थे वही वहाँ पर उनके उसके मेंबर बन गए और उन्होंने वहाँ पर जो चाहा वो वर्क किया। लेकिन इसमें यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइजी का यूज नहीं होना, बल्कि होना ये चाहिए था कि अगर मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हो रहा हो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्रिएट हो रहा हो तो एक डेमोक्रेटिक वे में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए हमें इक्वली मतलब सभी को राइट टू वोट देना चाहिए, राइट टू वोट और वैल्यू वन वैल्यू देनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट करते तब हमारे मतलब जो फिर हम कहते हैं कि हमारे लोगों ने जो सेलेक्ट किए हैं पीपल्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उन्होंने ही वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये काफी मतलब इसमें पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिलती है, फेवर होता है कोई मतलब पॉलिटिक्स मतलब कि सब मतलब कहीं ना कहीं चेयरमैन के लिए या फिर वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए यहाँ पर जो ग्रीडीनेस दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की, ड्राफ्टिंग कमेटी की जैसे हमने यहाँ पर बात की, ठीक है, उन्होंने वर्क किया 114 डेज, बोला जाता है कि उन्होंने 114 डेज तक काफी मेहनत करने के बाद यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर क्रिएट किया और काफी बेटर स्ट्रक्चर में इन्होंने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया और मतलब यहाँ पर इन्होंने इसको लिखा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी ये बोला गया है कि इसमें उन लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो कहीं ना कहीं बाहर अपने मतलब जो बाहर के लोग रहे, चाहे वो एनआरआई टाइप में या फिर मतलब जो कहीं ना कहीं बाहर रहे हो इंडिया से, इंडिया के आउटसाइड फॉरेनर या फिर एब्रोड जहाँ पर रहकर आए हैं वो लोग, कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर लोकल लोगों को अगर सेलेक्ट करते, अगर यहाँ पर वो लोकल पीपल्स को या फिर किसी को सेलेक्ट करते तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया की जो कंडीशन है उस टाइम की जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन को वो बेटर तरीके से समझ पाते हैं अगर वहाँ के वो लोकल पीपल्स होते। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ये ओवरऑल सारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आगे चलकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो कंप्लीट कर देती है। उसके बाद में यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनती है, टेम्पररी गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, टेम्पररी गवर्नमेंट में मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पर अभी 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, अभी हम 1947 से पहले ही यहाँ पर जैसे 1946 में जिस दिन यहाँ पर ये लास्ट इनका जो ये 1946 में तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी, 114 डेज बाद इनकी मीटिंग खत्म होती है। उसके बाद में उससे ये क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने लोगों को ही मिनिस्टर्स बना देते हैं। कि ऐसा बोला जाता है कि अब इंडियंस की
हम यहाँ के मिनिस्टर हैंगे और हम ब्रिटिशर्स होंगे हम इनको यहाँ पर थ्रो आउट कर देंगे और हमारे इंडियंस को ही अब यहाँ पर हम गवर्नमेंट में जगह देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखना चाहेंगे तो जैसे इसी के ही साइड में आपने देखा होगा ये वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जैसे गुजरात ये होम मिनिस्टर हैं उस टाइम के, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ठीक है, लोअर भी हैं, लीडर ऑफ बरदौली है। तो ये है जैसे आपने पहले देखा। सेकंड बात कर लेते हैं, यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद है, तो ये ऑथर हैं। उसके बाद में एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो चलो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद में जयपाल सिंह है, उसके बाद में एच.सी. मुखर्जी है, ठीक है, बलदेव सिंह, तो ये यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उस टाइम पे। तो गाइस ये कहीं ना कहीं देखो, मैंने बताया आपको, ये कहीं ना कहीं जो नाम लिए हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने उस टाइम से पहले जो 1947 जो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री, उससे पहले यहाँ पर इन्होंने पहले ही मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो ये टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। उसके बाद में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट में फिर अलग अलग डिफरेंट और भी लोग यहाँ पर ऐड होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे अब क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, वो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद में इन्होंने 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट कर दिया, एनफोर्स कर दिया, एनफोर्समेंट में आ गए। तो आपको बता दूं मैं, जो 26 जनवरी मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, वो इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहीं ना कहीं इनेक्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया पर, जो हमारा कंट्री है, उस पर वो लागू हुआ, ठीक है। तो ये हमने बात की। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हुआ करते थे, तो वैसी बात है, तो कहीं ना कहीं सुपीरियर थे, तो कहीं ना कहीं उनके ही मेंबर्स आगे चलकर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने। तो आपको पता है जैसे जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर प्रेसिडेंट बने। लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो महात्मा गांधी थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी पता नहीं कि इसका रीजन, मतलब कि महात्मा गांधी की क्या उस टाइम पे ओपिनियन था कि जिस टाइम कि वो हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। एक कोट यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे कि 26 जनवरी 1950 से इंडिया में कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि इंडिया एक इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इंडिया एक सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, इंडिया राइट्स की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब ये 26 जनवरी 1950 को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करेंगे, एनफोर्स करेंगे, उसी दिन से ही इंडिया में कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये महात्मा गांधी का कोट है जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम बता दें आपको, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पर आपने प्रीएम्बल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, उससे पहले हमें हमारी प्रीएम्बल को देखना होगा। प्रीएम्बल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोल है। प्रीएम्बल इंडिकेट करता है जो फिर आइडियली मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रीएम्बल है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो। तो प्रीएम्बल जैसे आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर कि प्रीएम्बल कैसा है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपने सुना ही होगा, बेसिक बात है। अच्छा मैं आपको बताऊं सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पर जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये कहीं ये पता है हमने कहाँ से लिया है? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि उस टाइम पे कि हमारे मतलब डिफरेंट कंट्रीज से हमने रिसर्च की, डिफरेंट जो चीज हमें अच्छी लगी वहां से हमने वो ले लिया। तो अमेरिका से हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिया है। तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया में।
having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure all its citizens, ठीक है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये कहीं ना कहीं प्रियम्बल है हमारे, और ये कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स यहाँ पर गिवन है। जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जैसे मतलब बताऊं आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने ही बनाया है, लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, वो हमारे द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर सोवरेन की। सोवरेन मीन्स मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर नहीं होगा, हम फ्री हैं अपने मतलब एक्शंस लेने के लिए, हमारा कंट्री एकदम फ्री है। हमारा जो पूरा सोवरेन मीन्स मतलब सिंपली ये कह सकते हैं हम किसी का प्रेशर नहीं मानेंगे, किसी भी फॉरेन कोई भी पावर होगी या फिर कोई भी फॉरेन कोई भी होगा, ठीक है, तो हम उसका प्रेशर नहीं मानेंगे। हम राइट टू फ्रीडम है हमारे पास कि हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में सोशलिस्ट की यहाँ पर बात की है। सोशलिस्ट में क्या बोला गया है कि हमारे जो कंट्री के जो लोग होंगे, एवरी इंडिविजुअल, एवरी पीपल, तो हम उसको सोशलिस्ट की तरह ही देखेंगे, मतलब कि हम वेलफेयर की आइडियोलॉजी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम सभी लोगों को वहां पर अच्छाई की तरफ देखेंगे और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में सेकुलर यहाँ पर वर्ड दिया गया है। सेकुलर में बोला गया है कि सभी के पास इक्वलिटी होगी, इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम होगी टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं इसकी सभी के पास फ्रीडम होगा। उसके बाद में डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स हमने बताया तो कि जो अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा हमारा, वो कहीं ना कहीं हम पीपल की सेलेक्ट करेंगे, पीपल की सेलेक्ट करेंगे। अगर वो मिसयूज करेगा पावर्स का तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रिपब्लिक की। रिपब्लिक मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा इसके साथ ही बात करें रिपब्लिक भी यही होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड होगा, मतलब वो हेरिडिटी नहीं होगा। हेरिडिटी मीन्स कि मतलब उसके मतलब जैसे सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि वहां पर क्राउन है, वहां पर जो रॉयल फैमिली उनकी, उनके ही फैमिली में जो भी बोर्न लेता है या कोई भी बर्थ होता है लड़के का तो वही रूल करता है। तो ऐसा यहाँ पर इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करेंगे और उसको हम 5 इयर्स के बाद उसको टेन्योर होता है उसको हम हटा भी सकते हैं और हम दूसरा प्रेसिडेंट भी रख सकते हैं। तो वो एक कन्फर्म नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो डायनेमिक है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे एक और बड़ी यहाँ पर जस्टिस की बात की। जस्टिस किसके लिए? सभी के लिए। जैसे सभी के लिए जस्टिस प्रोवाइड कर, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे वो किसी जेंडर से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, चाहे वो रिलीजन से बिलोंग करता है, तो सभी के लिए यहाँ पर जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स कि कहीं ना कहीं लोगों को मतलब थिंकिंग की, अच्छी सोच रखने की आज़ादी या फिर अच्छे मतलब वर्क करने की आज़ादी होनी चाहिए या फिर कुछ अच्छा वर्क करने की, जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो लिबर्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में इक्वलिटी यहाँ पर एक वर्ड है। इक्वलिटी में बोला गया है कि सभी लोग इक्वल हैं, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, सभी को हम इक्वली ट्रीट करने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट वर्ड है यहाँ पर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में बोला गया है कि हम ब्रदरहुड की, मतलब भाईचारे की एक जो आइडियोलॉजी है हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, हम उसी को ही साथ लेकर हम चलने वाले हैं और हम किसी को भी नीचा नहीं मानेंगे, किसी को भी इंफीरियर नहीं मानेंगे, सभी को इक्वली यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो गाइज यही था हमारा इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन जो डिजाइन था हमारा। इस चैप्टर में हमने आज पढ़ा, काफी सारी चीजें हमने बात की, हमारे साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करती है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है। उसके बाद में हमने हमारा प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल्स के वर्ड पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। तो धन्यवाद।